नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है डॉक्टर कुमार गणेश। आप राजनीति के ज्योतिषी के नाम से विख्यात है। ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र अंक ज्योतिषी व अंक गणितज्ञ है। आज इनसे बात करते हैं कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा के अलावा बीकानेर जिले की विधानसभा और राजस्थान में इनके ज्योतिषी के आधार पर इनकी जो गणना की गई है उससे आपको अवगत करवाते हैं। पहले मैं आपको और परिचय दे दूं। आप पत्रकार पृष्ठभूमि से है, संघ लॉबी से है और ज्योतिष के क्षेत्र में इनको महारत हासिल है। गणेश जी, आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले बीकानेर से शुरुआत करता हूँ। चूँकि बीकानेर विधानसभा जो है वो हॉट सीट है पश्चिम की, तो इस पर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इस पर आपका के नज़रिए से क्या मानना है? देखिए, बीकानेर से आपका तात्पर्य बीकानेर पश्चिम सीट से है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी जेठानंद व्यास एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं, उल्लेखनीय जीत। और बीकानेर की सातों विधानसभा के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल। अब बीकानेर पूर्व की बात कर लेते हैं, तो बीकानेर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार सिद्धि कुमारी के रूप में सीट जीतने जा रही है और इस सीट का भी मार्जिन जो है पिछली बार से 3 से 4 गुना ज़्यादा हो सकता है। हम कोलायत चलें, कोलायत की बात करें। कोलायत में जो 2 प्रत्याशी हैं, अंतिम समय में भाजपा ने पूनम कंवर को हटाकर उनके बेटे अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया है, तो इनके जनमानकों की अगर तुलना करें तो जो अंतर है बहुत कम आ रहा है, लेकिन वो जो कम आ रहा है वो भी भंवर सिंह भाटी के पक्ष में जा रहा है। तो इसका मानने ये हुआ कि कोलायत की विधानसभा की जो सीट है ये कांग्रेस को जा सकती है। खाजूवाला की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ यानी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल उनके अंक भारी पड़ते हैं, तो वो भाजपा के खाते में जा सकती है। लूणकरणसर सीट कांग्रेस या कांग्रेस का परिवार, वैचारिक परिवार माने वीरेंद्र बेनीवाल या कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अब हम आ जाएं डूंगरगढ़। निर्वाचन आयोग में इसका नाम डूंगरगढ़ है, वैसे प्रशासनिक हलकों में इसका नाम श्री डूंगरगढ़ है। तो यहाँ पर कांग्रेस हमारी गणना के अनुसार से सीट निकाल सकती है। अब आखिरी सीट बच गई, वो है नोखा। अनोखा कहते हैं, इस बार भी अनोखापन कर सकता है। हमारी गणना के अनुसार यहाँ पर न कांग्रेस न भाजपा इस बार एक बार फिर से 15 साल बाद निर्दलीय के रूप में कन्हैयालाल झंवर ये सीट निकाल सकते हैं। अब बीकानेर से निकलकर अपन राजस्थान की ओर चलते हैं, तो आप राजस्थान में ऐसी कौन सी सीट है जिसके बारे में आपने ये ज्योतिष का जो गणित निकाला है उसके आधार पर राजस्थान में कौन सी हॉट सीट है और कौन सी जो असंभव लगने वाली आपकी नज़र में है वो संभव हो पाएगी सीट आपकी गणना के अनुसार? देखिए, बहुत सी सीटें हैं, लेकिन समय की मर्यादा में कुछ बातें करें। जैसे तारानगर है। अब तारानगर राजेंद्र राठौड़ वहाँ गए हैं चूरू से, नरेंद्र बुढ़ानिया के सामने। तो वहाँ स्थिति ये है कि जो भाजपा का मार्जिन आ रहा है, 4 विधियाँ हमारी उनमें, वो सब में आ रहा है चौथाई प्लस। यानी कि वहाँ टाइट फाइट, कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, हम चित्तौड़गढ़ चले जाएँ, जहाँ पूर्व विधायक, बल्कि अभी इन दिनों में तो यूँ कहेंगे कि वर्तमान विधायक, अभी तक तो पूर्व हुए नहीं है, चंद्रभान सिंह आकिया ने निर्दलीय खड़े होकर नरपत सिंह राजवी और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का संघर्ष कड़ा कर दिया है। ये सीट भी है। इधर आमेर में आएँगे, जयपुर में तो सतीश पूनिया बहुत बुरी तरह फँसे हुए हैं, कड़े संघर्ष में फँसे हुए हैं। हम और उदयपुर बेल्ट में चले जाएँ तो मावली की और वल्लभनगर की, सलूम्बर की सीटें वो टाइट फाइट में फँसी है। इधर हम आ जाएँ नागौर में, तो हरेंद्र मिर्धा और ज्योति मिर्धा के बीच में संघर्ष अच्छा देखने को मिल सकता है। वो इस कारण से कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से जो पुराने विधायक हैं, अब निर्दलीय हैं, हबीबुर रहमान, अशरफी लांबा, वो खड़े हो रखे हैं, वो टाइट फाइट में आ गई है। तो और भी इस तरीके से 10-12 सीटें हैं। जैसे एक सीट का और यहाँ विशेष उल्लेख करना ठीक रहेगा, और वो सीट है उदयपुर वाटी की। उदयपुर वाटी में शुभकरण चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी और राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर से, दल उन्होंने बदल लिया है, शिवसेना से है, एकनाथ जो है शिंदे वाली उससे, लेकिन ये सीट भी बहुत
टाइट फाइट में, कड़े संघर्ष में फंसी है। ये वो सीटें हैं कि जो जब निर्वाचन का परिणाम आएगा 3 दिसंबर को, तो जो पर्दे पर टीवी के फ्लैश होंगे, इन्हीं के नाम और समीकरण ज्यादा फ्लैश होंगे। ये राजस्थान की भाजपा द्वारा अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे दर्शकों में भी ये उत्सुकता है कि अशोक गहलोत की सीट का क्या निर्णय निकल सकता है। जैसा कि वो पिछली बार लगातार जीत रहे हैं और भाजपा उनको लगातार घेरने की कोशिश में है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे को वहां से टिकट दिया है, चेहरा नया है, चेहरा मजबूत है अपने तई, लेकिन सामना किससे है? अशोक गहलोत से। और ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बतौर ज्योतिषी हम ये बात कह रहे हैं, अंक ज्योतिषी के रूप में, कि बात अशोक गहलोत की ही नहीं है, वसुंधरा राजे की भी। ये दोनों सपाट और बड़ी जीत, यानी इन दोनों की जीत का मार्जिन अशोक गहलोत का सरदारपुरा में और झालरा पाटन में वसुंधरा राजे का 45-50 हजार का मार्जिन रह सकता है। इतनी बड़ी जीत ये दर्ज करेंगे। तो आपके हिसाब से राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और कितनी सीटें किस दल की आ पाएगी? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अभी चुनाव घोषित होने से पहले तक एक मुहावरा अशोक गहलोत साहब ने चलाया था कि इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। लेकिन हमारा गणित कहता है कि राज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। यानी इस बार फिर वो जनता जो है, वोटर है, वो रोटी पलट देगा 5 साल बाद, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, बहुमत का जहां तक सवाल है, तो 101 में बहुमत होता ही है पूर्ण। लेकिन हमारा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 110 सीटें ला सकती है। अब किसी की नज़र में ये कम है, किसी की नज़र में अधिक है, वो अलग बात है। गणना ज्योतिष की ये कहती है कांग्रेस 80 ला सकती है और 10 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार 5 साल के अंतराल के बाद फिर सरकार बनाने जा रही है। और दूसरे राज्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? हम राजस्थान के पड़ोस में चलते हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी नहीं है। वहां पर कांग्रेस 127 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 92 सीटें और 11 सीटें अन्य के खाते में। ऐसा करते हुए वहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है 3.5 साल के अंतराल के बाद में, और भारतीय जनता पार्टी को विदाई लेनी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ चलें। छत्तीसगढ़ में 52 सीटें कांग्रेस, 34 सीटें भाजपा और 4 सीटें अन्य। यानी कांग्रेस वहां पर वापस लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है और भूपेश बघेल वहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनके अंकों के हिसाब से। लेकिन एक बड़ी बात जो देखने में आ रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह जो मुख्यमंत्री बनेगा वो 5 साल लगातार पूरे नहीं करेगा। हमारी गणना ये करे कि तीनों ही जगह मुख्यमंत्री बदलेंगे। अब एक राज्य की और हमने गणना की, वो तेलंगाना है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है, वो एक बार फिर से लगातार सत्ता में आने जा रही है। उसका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन है, तो दोनों मिलाकर अच्छी खासी संख्या में संभवतः 72 या 75 सीटों पर जीत रहे हैं। कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर रह सकती है एक बार फिर से। और यहाँ भी एक विचित्र बात देखने में आ रही है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं करेगा। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में तो ये आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा ना, उसी पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा, जो दूसरा 5 साल में बनेगा। पार्टी नहीं बदलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश संवेदनशील है। मध्य प्रदेश में मार्जिन लेकर कहना पड़ेगा कि हो सकता है वहां पार्टी भी बदल जाए मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री तो बदलेगा ही बदलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान भाजपा की ओर। राजस्थान में जैसे आप बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की पूरी संभावना है, तो पूरे राज्य में लोगों की यह सोच है कि राजस्थान में वसुंधरा बनेगी सीएम या वसुंधरा की जगह कोई नया चेहरा आएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न ये मथ रहा है पिछले 3.5-4 सालों से पूरे राजस्थान की जनता को, राजनेताओं को, दिल्ली के राजनेताओं को। तो हमने अपनी अंक ज्योतिषीय गणना से एक आकलन किया और 10 लोगों के अंक लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। नाम बता देते हैं ताकि हमारे दर्शकों को और आसानी हो जाए, अनुकूलता हो जाए।
सबसे पहले 2 नाम हैं ओम के, ओम बिड़ला जी, ओम माथुर साहब, इनके लिए, फिर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, गुलाबचंद कटारिया, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया। ये 10 लोगों के अंक लिए, जो विश्वसनीय स्रोत है वहां से जैसे भी उपलब्ध हुए हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में जो सामने निष्कर्ष आया है वो ये है कि वसुंधरा राजे जी के अंक बाकी 9 लोगों पर भारी पड़ते हैं। अब इस बात को सामान्य भाषा में क्या ढालेंगे? यही कहेंगे कि इस दौड़ में वे सबसे आगे हैं, यही प्रतिफल होगा। हाँ, इन 10 के अलावा अगर कोई बीच में से पैराशूट ही कूदा दिया जाए तो वो हमें ध्यान नहीं है, क्योंकि अब बालकनाथ के बारे में भी लोगों में चर्चा है। देखिए ऐसा है, चर्चा बालकनाथ जी की भी है, चर्चा सीपी जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनकी भी है, चर्चा अश्विनी वैष्णव की भी है। सीपी जोशी साहब के अंक हमें बहुत अच्छे और विश्वसनीय ढंग से उपलब्ध हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, राजयोग है उनका, ये बात सही है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री बने इस चुनाव के तत्काल बाद ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि वे 24 की सरकार में केंद्र में अच्छे पद पर, मंत्री पद पर बैठे। और अब अश्विनी वैष्णव की बात करें, उनके अंक ऐसे नहीं है कि किसी भी चुनावी विजय के दूल्हा वे बने। एक, 2 बात। तीसरी बात ये, देखिए वैसे तो हार जाए कोई प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में तो उसे भी मुख्यमंत्री बनाते ही हैं, बना भी देते हैं। पुष्कर सिंह धामी का उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन हमारी गणना के हिसाब से तो तिजारा से बाबा बालकनाथ चुनाव हार रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि अगर उनके जो अंक हमें मिले हैं वे सही हैं, तो बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। अगर वे अंक गलत है, क्योंकि हम तो उन अंकों के आधार पर बात कर रहे हैं, अगर वे अंक गलत है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से अंक गणित की ज्योतिषी के आधार पर सीएम बीजेपी का कौन बन पाएगा? जैसा मैंने निवेदन किया और दर्शकों आपने भी अभी सुना होगा कुछ सेकंड पहले, कि जो लोगों का अध्ययन किया उसमें सबसे भारी अंक वसुंधरा जी के हैं। इसका मतलब अगर इन्हीं लोगों में से कोई बनेगा तो वे वसुंधरा जी होंगी। नहीं, चूंकि आपकी गणित तो सही बोल रही होगी, लेकिन वसुंधरा का जो ऊपर हाईकमान में जो तालमेल है वो भी पिछले कई समय से सही नहीं बैठ रहा है। तो हो सकता है कि वो नहीं बने। तो अगर वसुंधरा जी नहीं बने तो उसके अलावा दूसरा विकल्प कौन सा रहेगा आपकी नज़र में? फिर वो इन 10 लोगों में से नहीं होगा, फिर इन 10 लोगों में से बाहर का होगा। और एक दूसरी बात आपने तालमेल वाली कही। देखिए सबको पता है कि येदियुरप्पा से भाजपा आलाकमान की कभी पटी नहीं, बनी नहीं। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा कि उन्होंने येदियुरप्पा को आगे किया, संसदीय बोर्ड में लिया। 75 वर्ष की उम्र में कहते हैं रिटायर, लेकिन 81-82 साल के येदियुरप्पा को ये संसदीय बोर्ड में लिया। पाठ्य पुस्तकों में उनके पाठ शामिल करवाए, उनके गृह जिले में उनकी मूर्ति लगवाई। एक तरह से येदियुरप्पा को ही आगे कर दिया, ठीक है। उनके बेटे को विधायक का टिकट दिया, जबकि 5 साल पहले मना कर दिया था, तो वो अपवाद मिला ना। और अभी 2 दिन पहले उन्हीं के छोटे बेटे को प्रदेशाध्यक्ष भी बना दिया गया है। क्यों? हम हमेशा एक बात कहते हैं, भाजपा में 3 लोगों के शत्रुहंता योग है। सबसे बड़ा शत्रुहंता योग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, 100%। उसके बाद शत्रुहंता योग आता है वो है 80%, वो है वसुंधरा राजे जी का। और उसके बाद 60% जो शत्रुहंता योग है वो येदियुरप्पा जी का। अब सोचिए, 60% येदियुरप्पा जो हैं शत्रुहंता योग वाले, उनके साथ तालमेल ऐसा बैठ गया आलाकमान का, तो 80% जिनका योग है वसुंधरा राजे, तो मानकर चलिए आप और हम सब जो हैं ग्रहों के और ग्रह प्रभु के हाथ की कठपुतलियां हैं। तो ग्रह ही सब कुछ करवाते हैं। उन्हें पीछे 2 बार गद्दी पर बिठाया किसने था? 2010 में याद कीजिए, वसुंधरा जी का जितना बुरा समय था उतना तो अभी है ही नहीं। उस समय तो यहाँ तक बातें आ गई थी कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं, अलग पार्टी बना रही हैं। उनका खुद का कहना है कि उससे बुरा समय मेरे जीवन में नहीं आया। तो आज तो उतना बुरा है ही नहीं, तब भी वो धाकड़ बहुमत लाई और बिल्कुल पूरे जोशो खरोश के साथ, जवाल के साथ मुख्यमंत्री बनी। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई प्रतिकूलता है तो ग्रह अनुकूलता करवा देंगे। आप सर, मैं यह आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो जो सामान्य कार्यकर्ता है, जिसने कभी सोचा नहीं है कि मैं राजनीति में इतने ऊँचे पद पर चला जाऊँगा, तो आपकी ऐसी कोई घटना बताइए
जिससे आपकी गणित ने तो उनको पहुँचा दिया और वो कभी माने भी नहीं थे कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ऐसी 1-2 दर्शकों को बताइए, जो घटना है? देखिए, सबसे बड़ी घटना तो इस मामले में यही है कि ये जो हमारे यहाँ चित्र लगा हुआ है, ये चित्र देखिए, ये चित्र है 10 अक्टूबर 2017 मंगलवार का राष्ट्रपति भवन का औपचारिक कक्ष का है और तब के महामहिम का ये बड़प्पन है कि महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद साहब प्रणाम कर रहे हैं और ये फ़ोटो स्पेशली उन्होंने खिंचवा कर मुझे भेंट किया। भारतवर्ष का राष्ट्रपति सामान्य आदमी को ऐसे क्यों करेगा? जी। इसके पीछे की जो बात है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो बहुत बड़ी है और वो इतनी बड़ी है कि जब 10 जुलाई 2015 को रामनाथ कोविंद जी जयपुर में मेरे निवास पर आए थे, पधारे थे, तब वे किसी राजनीतिक संवैधानिक पद पर नहीं थे, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता थे। हालाँकि उससे पहले वे 2 बार राज्यसभा में रह लिए। वे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उस समय वे लंबे समय से कुछ नहीं थे किसी भी पद पर और उनके शब्दों में कि मैं बेरोजगार हूँ, ये थे। 10 जुलाई 2015 और उस दिन उनसे कहा था कि सबसे पहले तो आप राज्यपाल बनेंगे, फिर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनेंगे। सिर्फ 28 दिन के अंदर 8 अगस्त को उन्हें बिहार का राज्यपाल घोषित कर दिया गया। 16 अगस्त को उन्होंने शपथ ली और उसके बाद में वे राष्ट्रपति भी बने। विधायकों के तो अनेक उदाहरण हैं। जयपुर में इस बार टिकट काट दिया गया सांगानेर से जो विधायक है अशोक लाहौटी जी, तो लाहौटी जी जब वार्ड मेंबर ही थे और उन्हें मेयर भी नहीं बनाया, तब वो आए थे और सिर्फ यही कहने कि मेयर बनना है। वो हमने उन्हें कहा कि माँ बगलामुखी का आशीर्वाद रहेगा और आपको विधायक भी बनाएँगे। बाद में सबको पता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ विजय पाई उन्होंने और घनश्याम तिवारी जैसे दिग्गज की ज़मानत जब्त करवाई। उनकी जीत सामान्य नहीं थी। पंजाब में उदाहरण है, मोगा के विधायक हैं जो अभी नोखा में यहाँ भाजपा के लिए प्रचार करने आए हैं। वहाँ से जालंधर कैंट से दिनेश ढल का उदाहरण है। बाबूलाल मरांडी का उदाहरण है कि डैमेज का समय था। अभी 5 साल पहले 2019 में उनका 2019 का मतलब लगभग 4 साल पहले। तो वहाँ उस समय उनकी पार्टी के विधायक भाजपा में चले गए उन्हें छोड़ के और वो बिल्कुल अकेले थे। उस समय उन्हें सँभाला और भाजपा के लिए कहा था वो भाजपा में शामिल हो, आज नेता प्रतिपक्ष हैं। महेंद्र कर्मा नाम से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नाम होता था कांग्रेस में, बहुत बड़ा नाम महेंद्र कर्मा। नक्सली हमले में वे 23 मई 2013 को उनका देहांत हो गया था। वो बड़े मुरीद थे और हमेशा कहते थे कि रूबरू जिस दिन आपसे आशीर्वाद ले लूँगा निहाल हो जाऊँगा, फिलहाल दूर रहकर भी आपके करने से मैं इतना बन गया। बहुत बड़ा नाम हो गया था उनका। सलवा जुडूम अगर आपको भी पता होगा एक उन्होंने अभियान चलाया था नक्सलियों से लड़ने का, तो वो बहुत फ़ेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। तो उदाहरण बहुत हैं, दक्षिण भारत में येदियुरप्पा खुद उदाहरण है और भी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि और अगर देखा जाए तो 28 दिसंबर 2008 को मोदी जी भारत के एक राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री। और उस दिन जो 27 दिसंबर 2008 को दैनिक भास्कर का संवाददाता हमसे वहाँ मिलने आया जालंधर में और 28 दिसंबर 2008 को सिटी भास्कर में वहाँ छपा और उस खबर के कई भविष्यवाणियाँ थी, उसके दूसरे पैराग्राफ का शीर्षक ये था मोदी होंगे प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा 28 दिसंबर 2008 को मोदी जी के अलावा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वे बने 14 में। 5.5 साल पहले ये बात हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सोची, लेकिन भविष्य होंगे कहा, हो सकते भी नहीं कहा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि ये सब जो है ये मैंने नहीं किए, ये मेरे इष्ट ने, प्रभु ने, माई ने, बाबा ने करवाए हैं। मैं एक माध्यम हूँ गणना का। जैसे कंप्यूटर से आप गणना से कुंडली निकाल लेते हैं, मैं वो कंप्यूटर हूँ, लेकिन उसका फल जो है वो उसकी कृपा से मिलता है। साथियों, आप है डॉक्टर कुमार गणेश। आप अंक ज्योतिषी के हेडमास्टर कह सकते हैं। इनका कहना है कि मैंने जिन को भी ज्योतिष का प्रोडक्शन दिया है उनकी सारी बातें मिली है। यहाँ तक उन्होंने राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद के बारे में कहा कि वे जब कुछ भी नहीं थे, केवल पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, तब मेरे से मुलाकात हुई, तब मैंने इनको कहा था कि आप पहले राज्यपाल बनेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जो बात मिली। और बीकानेर पश्चिम विधानसभा के बारे में ये कह रहे हैं कि भाजपा के जेठानंद व्यास के जीतने की प्रबल संभावना है
और राज्य में वापस वसुंधरा राजे सीएम बन सकती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ डीजे जजत, नमस्कार।